विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब इंसान का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। यहाँ हम किसी इंसान की नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं। वो भारत देश जिस पर हम गर्व करते हैं, लेकिन हमारे देश ने भी कई सारी ऐसी गलतियां की है जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। और भारत की सबसे बड़ी गलती थी वैज्ञानिक नंबी नारायण को ना समझने की, जिन्हें भारत ने देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया। और जब वो जेल से निकले तब तक भारत की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बैंड बज चुकी थी। तो क्या है असली कहानी, कौन थे नंबी नारायण और क्यों उनकी वजह से भारत आज भी 15 साल पीछे चला गया। दोस्तों, आज हमारे बॉलीवुड में बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं जब फिल्मों में असलियत को बिना किसी फिल्टर के दिखाया जाता है। और रॉकेटरी एक ऐसी फिल्म है जिसमें वैज्ञानिक नंबी नारायण की जिंदगी से जुड़े वो किस्से लोगों को बताए जा रहे हैं, जिसे सुनकर समझ नहीं आता कि खुशी मनाए कि हमारे भारत में इतने महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, या दुख मनाए कि वैज्ञानिक को अफवाहों के चलते देशद्रोही करार दिया गया। दोस्तों, शर्म की बात तो ये है कि जो शख्स हमारे भारत को बुलंदियों पर पहुंचा सकता था, भारत ने जो उपलब्धियां साल 2014 में प्राप्त की, वो 15 साल पहले 1999 में भारत पा सकता था। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती ने भारत के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया, वरना दुनिया के सबसे एफिशिएंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज पूरी दुनिया के सबसे टॉप लेवल की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती, जिसकी टक्कर डायरेक्ट नासा से होती। लेकिन ना नासा ये चाहता था और ना ही बाकी दुनिया के लोग, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी साजिश रची कि भारत उसमें फंसता चला गया और आज भारत अपने समय से 15 साल पीछे है। दोस्तों, नंबी नारायण वो शख्स है जिन्हें आज से पहले कोई नहीं जानता था। जब उनके ऊपर इल्जाम लगे तो इन्हें देशद्रोही घोषित करने वाले लोगों का तांता लग गया। लेकिन जब इन्होंने अपना सच साबित किया तो कोई भी उनके समर्थन के लिए नहीं खड़ा। जिस महान वैज्ञानिक के दम पर हम अमेरिका को पछाड़ सकते थे, वो लगातार 24 सालों तक अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अकेला लड़ता रहा और उसे इंसाफ मिलने में 2 दशक से भी ज्यादा समय बर्बाद हो गया। क्योंकि अगर 1994 में इन्हें देशद्रोही घोषित करके जेल में ना डाला गया होता तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पहले ही ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर लेती जो हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए काफी जरूरी हुआ करते थे, जिसके बाद भारत दुनिया भर के बाकी देशों को कांटे की टक्कर दे पाता। दोस्तों, ये बात आज से 40 से 50 सालों पहले की है। तब परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा अलग थी। केवल 2 देश आपस में एक दूसरे के ऊपर उठने में लगे हुए थे, जिनमें से एक था अमेरिका और दूसरा था रशिया। जहां सबसे पहले रशिया ने अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं चांद पर सबसे पहले अमेरिका पहुंचकर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। अब बारी थी मंगल ग्रह की। उस दौरान हमारी भारत की स्पेस एजेंसी भी काफी मेहनत कर रही थी, लेकिन मुश्किल तो ये थी कि भारत को तब स्पेस रिसर्च से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो बहुत ही महंगे दामों में भारत को चीजें बेचते थे। वहीं इन देशों को डर भी लगा रहता था कि अगर भारत उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर उनसे आगे निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वो कई बार भारत को मना भी कर देते थे। इन सब के बाद भारत ने सोचा कि क्यों ना हम खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तब जाकर कहानी में हमारे हीरो यानी कि नंबी नारायण आते हैं। दोस्तों, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। 5 बहनों के इकलौती भाई नंबी नारायण के पिता नारियल का व्यापार करते थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। स्कूल के दिनों से ही वो पढ़ाई में काफी तेज थे और स्कूल के दिनों में वो हमेशा टॉप किया करते थे। जिसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की और एक चीनी के मिल में काम करने लगी। पर रॉकेट उड़ाने वाला बंदा भला चीनी के मिल में कितने दिन टिकेगा। हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में खोजबीन करने वाले नंबी नारायण की मुलाकात 1966 के दौरान विक्रम साराभाई से हुई, जो उस समय इसरो के चेयरपर्सन हुआ करते थे। तब नंबी नारायण रॉकेट के लिए पेलोड इंटीग्रेटर के तौर पर काम कर रहे थे। साराभाई हमेशा से चाहते थे कि इसरो को ज्वाइन करने वाले लोग पूरी तरह से क्वालिफाई
क्वालिफाइड हो। इसलिए नंबी नारायण ने एमटेक करने के लिए तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फिर सारा भाई के प्रयासों से नंबी नारायण को नासा की फेलोशिप भी मिल गई। वहां से उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रिपरेशन में मास्टर की डिग्री भी हासिल की, वो भी सिर्फ 10 महीने के अंदर, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। नंबी की उपलब्धियों को देखते हुए ही नासा ने उन्हें अपना यहाँ काम करने का ऑफर भी दे डाला। लेकिन नंबी नारायण एक सच्चे देशभक्त थे। नासा की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर उन्होंने अपने ज्ञान को अपने देश के हित में लगाने का फैसला किया और नासा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1970 के दशक में नंबी ने भारत में फ्यूल रॉकेट टेक्निक की शुरुआत की। साथ ही वे भविष्य के लिए नई नई तकनीकों पर काम कर रहे थे और उन्होंने भारत में पहली बार लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर भी तैयार कर दी। चीजें इसी तरह बढ़ती रही और नंबी नारायण अपने देश के लिए लगातार काम करते रहे। 90 के दशक में तो भारत स्वदेशी तकनीकों पर काम करने का पूरा प्रयास कर रहा था और उसी वक्त नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन्होंने सरकार को भी ये भरोसा दिलाया कि भारत स्पेस रिसर्च में पूरी तरह से सक्षम है और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत के स्पेस मिशन बहुत ही सस्ते हो जाएंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत की सरकार ने नंबी नारायण को क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया। दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड फ्यूल वाले इंजन होते हैं, जहां ये रॉकेट टेक्नोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इस टेक्नोलॉजी से पहले रॉकेट में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता था। तब रॉकेट का वजन भारी हो जाता था, जिसकी वजह से खर्च कई गुना बढ़ जाता था। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के आ जाने से स्पेस प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सस्ते और आसान हो गए। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन से ज्यादा पावर और थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है। 90 के दशक में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले इसे तैयार कर चुके थे। वहीं हमारे भारत में नंबी नारायण इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहे थे। माना जा रहा था कि भारत जल्द इस टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लेगा। भारत काफी खुश था, लेकिन जब ये जानकारी अमेरिका और रशिया जैसे देशों तक पहुंची तो उनके सिर पर दुखों के बादल मंडराने लगे। दोनों ही देशों के डर था कि अगर भारत ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया तो फिर वो भारत से अपनी टेक्नोलॉजी बेचकर मोटी कमाई नहीं कर पाएंगे और इस टेक्नोलॉजी की वजह से भारत भी भविष्य में उनके बराबर पहुंच सकता है। इसी डर ने एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जिसका खामियाजा भारत को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ा। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।